वालेकुम। सो नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे एमआई का ट्रीटमेंट ना। तो इसके अंदर मैंने इसको ज़रा थोड़ा समराइज़ करके लिखा है, यहाँ से थोड़ा आसान रहेगा। हमने पढ़ा है एमआई किस तरह का होता है। एसटी एलिवेशन एमआई होता है, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो निमोनिक है ना, लाइक जो हम पढ़ते हैं होती है मॉन, ठीक है। तो उसमें मॉर्फिन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये एम जो है वो हमारे पास पहले आ रहा होता है, लेकिन मॉर्फिन हमने स्टार्ट में नहीं देना होता। पेशेंट जिस कंडीशन के साथ आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल कर रही होती है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो को मेंटेन करना ना पहले ज़रूरी होता है, तो हम पहले ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। 24 आवर्स है, पहले आपने क्या दी, ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन के साथ सेकंड जो है ना, अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, मॉर्फिन अभी भी नहीं देनी। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो है वो किस पे, एस्पिरिन की तरफ, ठीक है। ये जो निमोनिक है ना, वो लाइक इस तरह होता है कि अगर हम इसको ऑन नम पढ़ते तो वो समझ ना आता। तो निमोनिक में हम वर्ड को अब उस तरह से सीक्वेंस में ले आते हैं कि हमें ना ड्रग्स याद रहें। बट जब हमने पेशेंट को ट्रीट करना होता है तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले हमने उसके वाइटल्स जो है ना पेशेंट के हेमोडायनामिकली स्टेबल करना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने उसको देनी है अब इसके अंदर क्या है, हमने इसमें डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी होती है, ठीक है, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि 2 टैबलेट्स हैं जिससे हम ये देंगे। हमें पता है कि अंदर जो है ये सारा क्लॉट्स वगैरह बने हुए हैं, थ्रोम्बस, हमने उनको सारा ठीक करना है, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, हम एक तो देते हैं टैब एस्प्रिन, च्यूएबल होती है। एक एस्प्रिन होती है जो 75 mg की होती है, छोटी गोली होती है। हमने बड़ी गोली देनी है 300 mg। और इसके अलावा दूसरी एंटीप्लेटलेट ड्रग जो हमने देनी है वो है क्लोपिडोग्रेल 300 mg, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हो गए, हमने ये 2 कवर कर ली। अब तीसरी जो चीज़ है वो है, पेशेंट को शदीद किस्म की दर्द हो रही है उसकी चेस्ट में। तो अब हमने क्या करनी है कि उसकी वेजल जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, या अंदर जो है वो प्लैक पड़ा हुआ है, फिशर है, जिसकी वजह से भी एमआई हुआ है, जो भी मसला है। लेकिन अब हमने उसकी ब्लड वेजल को डायलेट करना है ताकि उसकी ब्लड की हार्ट की परफ्यूजन अच्छी हो। तो उसके लिए अब हम जो इसको देंगे वो है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि ये एक आम नॉन मेडिको को भी पता होता है कि जब दिल की दर्द होती है तो हम उसको कोई गोली देते हैं जो ज़ुबान के नीचे रखता है वो, और उससे जो है ना उसकी दर्द जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये हमने देनी होती है, ये तकरीबन होती है 0.4 mg की। हर 5 मिनट के बाद हम दे सकते हैं, और मैक्सिमम 3 दे सकते हैं इसको, ठीक है। इससे जो है वो पेशेंट का जो पेन है ना वो भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर हम उसको 3 दे सकते हैं आराम से। तो ये हो गई हमारे पास वैसे बुक्स में, ठीक है। मैं देख रही थी कि कोई चीज़ बुक से मिस तो नहीं की। हम एक बार बुक को दोबारा देख लेंगे और वहाँ से कोई चीज़ अगर रहती होगी ना तो उसको कर लेते हैं कवर। तो पहले हम ये वाले देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन देंगे हम उसको। मॉर्फिन इज़ नॉट ओनली कि ये पेन किलर है। इसका पहला जवाब ये है कि ये ना पल्मोनरी एडीमा को कम करती है। इसका हमने पेन किलर तो हम कोई भी दे सकते हैं ना, लेकिन ये क्या करेगी कि हमें पता है कि हमने भी पढ़ा है कि कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा डेवलप होता है। कि इस वीडियो का जो पार्ट 1 था ना उसमें मैंने आपको बताया था। अब वो पल्मोनरी एडीमा का जो कंपोनेंट है ना वो कम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके लिए ये क्या करती है मॉर्फिन, ये जो ब्लड है ना उससे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजती है, जिससे पल्मोनरी एडीमा का जो कंपोनेंट है ना वो बेहतर होगा। इसके अलावा ये हार्ट रेट भी कम कर रही होती है। तो जब आपको पता है जब हम हार्ट रेट को कम करेंगे तो क्या होगा, हार्ट का जो वर्क है वो कम होगा, ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम होगी, हार्ट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो मॉर्फिन भी देनी है हमने। मेटोप्रोलोल भी देनी है। मेटोप्रोलोल क्या है, ये बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर है तो क्या करेगी, ये भी हार्ट रेट कम करेगी और ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करेगी हार्ट की। ऑक्सीजन कंजम्पशन देख 2 तरीके हैं, या तो हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा कर दें ताकि हार्ट जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, या जो हार्ट का जो काम है वो कम कर दें, उसके ऊपर लोड कम कर दें ताकि वो बेहतर जो है वो काम करना शुरू हो जाए। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास। नाइट्रोग्लिसरीन ये वेज़ोडाइलेटर है, इसने भी वर्क किया। हमने मॉर्फिन दिया, इसने पल्मोनरी एडीमा को भी ठीक किया, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम किया। हमने मेटोप्रोलोल दी, इसने भी हार्ट रेट भी कम किया, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम की, उसका वर्कलोड भी कम किया। अब फिर हमने देनी है आगे इनॉक्सापेरिन। इनॉक्सापेरिन जो है ना सबक्यूटेनियस देते हैं। ये क्या करती है कि ये लो मोलिकुलर वेट हेपरिन होती है, और इससे क्या होगा कि स्ट्रोक की या इस तरह की जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो नहीं होंगी, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अब हमने उसके बाद क्या करना है, हमने उसके हार्ट की कंडीशंस को मैनेज करने की कोशिश की है। अब साथ साथ हमने पल्मोनरी एडीमा को भी कवर करना है, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड है ना जो जमा हुआ है, तो हमने क्या दी, डाईयूरेटिक दी, IV फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड भी कम करेगी। इसके अलावा एस इनहिबिटर इनालाप्रिलाइड दिया और नाइट्रोग्लिसरीन की ड्रिप भी दी।
अब नाइट्रोग्लिसरीन जो है वेज़ोडाइलेटर है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ओवरऑल क्या करेगी, पल्मोनरी एडीमा के कंपोनेंट को ठीक करेंगी। अब होना ये चाहिए कि हम जब उसको मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो क्लिनिकली भी बेटर इम्प्रूवमेंट शो करे, यानी उसकी जो क्रैकल्स हैं जो पहले आ रहे थे वो कम हो, उसकी जो दिल में जो दर्द था, जो चेस्ट पेन है वो थोड़ी इम्प्रूव हो, इसके अलावा उसके वाइटल्स जो है वो उसके बेहतर हो, SpO2 या ब्लड प्रेशर जो है वो उसका इम्प्रूव होना शुरू हो। तो अगर तो पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, वेल एंड गुड। पेशेंट अगर इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा या उतना वो नहीं है उसके साथ, तो फिर हम पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं और उसकी प्राइमरी PCI करते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमारी जो वेजल थी ना वो कंस्ट्रिक्टेड थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पड़ा हुआ है, यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। अब ये जो हम PCI करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक बलून डालते हैं अंदर, ये बलून अंदर जाता है और जाकर ना ये इस तरह से करता है, खुलता है, और ये जो हमारी ऊपर यहाँ पे जो भी डेब्रिस पड़ा हुआ है टूट के अलग हो जाता है, ठीक है, वहाँ से, यानी कि ये बलून ने क्या की, वेजल जो है वो सही कर दी, अंदर से जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो रिमूव कर दी। अब लेकिन इससे क्या होगा कि क्योंकि हमें पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या जो भी इवेंट है ये जो हमने स्टंट डाला होता है उसके ऊपर भी डेवलप कर जाती है। खैर, तो अब हम इसके साथ साथ जो है ना PCI के साथ स्टंट भी डाल देते हैं, तो वो ताकि वो अपने पोजीशन में ना ज़रा बेहतर है। टाइम जो है ना, जब पेशेंट एंटर हुए ना आपके पास हॉस्पिटल में वो एंटर हुए और ये PCI के अंदर 90 मिनट्स के अंदर उसकी प्राइमरी PCI हो जानी चाहिए। अगर आपके पास कैथ लैब अवेलेबल नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आप पेशेंट की ना थ्रोम्बोलिसिस कर दें, और वो करनी होती है हमने तकरीबन इस तरह कि ये आपका पेशेंट एंटर हुआ था अगर पूरे 8 बजे, सुबह के 8 बजे, तो आप 8:30 पर जो है ना वो उसकी ECG, उसके कार्डिक बायोमार्कर्स, जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके सारा कुछ करके जो है ना वो उसकी आधे घंटे के अंदर ये जो है उसकी मैनेजमेंट और थ्रोम्बोलिसिस जो है वो स्टार्ट कर दें। थ्रोम्बोलिसिस के लिए जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास अल्टीप्लेज, रेटिप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये जो है जो फेमस है, ये यूज़ होती है। अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादा जो यूज़ हो रही है, वैसे तो अल्टीप्लेज यूज़ होती है लेकिन वो होती है महंगी, तो गवर्नमेंट सेटअप में जो हमने देखी है वो देखी है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बेहतर ये है, अगर अल्टीप्लेज मिलती है तो वही देनी चाहिए, अगर आपका पेशेंट को कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज का मसला होता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज ना ये बैक्टीरिया से के स्ट्रेन से जो है वो हम देते हैं, तो अगर वो पहले स्ट्रेप्टोकोकस से पहले हुआ हुआ है, या उसको पहले कभी ये MI पहले कभी हुआ था, क्योंकि MI बार बार हो सकता है, तो अगर उसको पहले भी MI हुआ है और ये उसका री-इन्फाक्ट है, दोबारा हुआ है उसको, तो फिर मसला आ जाएगा, पेशेंट एनाफाइलैक्सिस में जा सकता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6 मंथ्स के अंदर नहीं देनी होती, ठीक है, यानी कि अगर पहला इन्फाक्शन उसका हुआ है जनवरी में ना, तो आप जो है ना वो 6 महीने तक उसको दोबारा ना दोइए, ठीक है, और 6 मंथ्स के बाद जो है दोबारा दिए जा सकते हैं, क्योंकि जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी होंगी ना वो बॉडी में से ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसको देना ज़रा सेफ़ होगा। अच्छा, अब आपने थ्रोम्बोलिसिस की लेकिन आपकी थ्रोम्बोलिसिस फ़ेल हो गई, यानी कि उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, मतलब जैसे कि हमने देखा ये ST एलिवेशन MI है, ठीक है, अब हुआ ये कि ये QRS और ये T और ये हमें फाइंडिंग ECG पर मिली। अब जो हमारा था MI उस वाली लीड में मिलेगी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, जो लास्ट वीडियो थी ना, कि कौन से वाले लीड में कौन से वाले जो है ना वो लीड्स हमने देखनी होती है किस इन्फाक्ट में, तो हमें उस वाली जो है ना लीड में, जैसे इंटीरियर बॉल MI था, हमें V1 से V4 के अंदर ना ये ST ये वाली फाइंडिंग जो है ना हमें मिल गई। अब हमें ये फाइंडिंग मिली, हमने 0 मिनट पे जब हमने थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट की ना, तो तब हमारे पास ये वाली थी फाइंडिंग थी कि T वेव इन्वर्जन थी, ST एलिवेशन थी। होना ये चाहिए था कि जब हम करते तो ये जो है ना वो ST जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये नीचे को जाना शुरू होता, और ये 30 मिनट और 90 मिनट पर जो है ना ये बेहतरी आती। लेकिन होता ये है कि अगर ये थ्रोम्बोलिसिस फ़ेल हो जाए आपका, यानी कि थ्रोम्बोलिसिस काम नहीं कर रहा आपका, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, वो कंडीशन 30 मिनट के बाद भी ऐसी वैसे की वैसी ही है, तो उस कंडीशन में जो है ना फिर हम क्या करते हैं, रेस्क्यू PCI करते हैं पेशेंट का, यानी अब उसको दोबारा से PCI करना है। पहले था प्राइमरी PCI के, जब हमने फर्स्ट स्टेप पे कर दिया था, जब हमारे पास कैथ लैब अवेलेबल थी। अब कैथ लैब अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को रेफ़र करो, ये होना ज़रूरी है। अच्छा, अब दूसरी है हमारे पास एंस्टाइम, इसमें भी हमने यही देखा कि AB इमोन इसमें आ जाता है कि इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं, F6MS, बीटा ब्लॉकर और नॉक्सापेरिन, और इसमें जो है वो हमने क्या करना होता है कि अगर ट्रीटमेंट से वो नहीं ठीक होता तो हम डिलेड PCI करते हैं,
ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास कि हमने इसमें किस तरह से कवर किया, हमने एनाल्जेसिया दिया, हमने उसके दर्द को ठीक करना था, दर्द को ठीक किया, उसको उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिए। उसके बाद हमने उसकी थ्रोम्बोटिक थेरेपी जो है ना वो की, कि अब उसके अंदर जो थ्रोम्बस बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमने एंटी प्लेटलेट्स दिए, जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, इसके अलावा और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जैसे टिकाग्रेलॉर और प्रेसोग्रेल। ठीक है। अब इसके अलावा हमने ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर, जिसमें अब सिक्सिमैब का हमने देखा कि ये जो है वो हमने भी देखा कि एनस्टेमी में भी इन्वॉल्व यूज़ कर रहे थे हम। फिर एंटी कोएगुलेशन थेरेपी के जो हमारे पास क्या करेगी कि थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस को रोकती हैं, उनमें हमने देखा कि हमने हेपरिन दे सकते हैं, इनॉक्सापेरिन हमने दी थी। ठीक है। और एंटी एंजाइनल थेरेपी जो है उसमें हमने नाइट्रेट्स देखा, ये क्या करेगी, ये जो आपकी जो चेस्ट पेन है उसको भी कवर करेगी। बीटा ब्लॉकर्स को हमने देखा कि हार्ट रेट कम करके, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करके हार्ट के ऊपर जो लोड था वो कम कर रहे थे। अच्छा, फिर रीपरफ्यूजन थेरेपी में हमने देखा कि हमने क्या किया कि हमने परक्यूटेनियस इंटरवेंशन की उसकी। ठीक है। और अगर जो है वो अनस्टेबल एंजाइमा और एनस्टेमी, मैंने जो पार्ट 2 था ना उसमें आपको बताया था कि जो अनस्टेबल एंजाइमा और जो एनस्टेमी है ना, इनका ट्रीटमेंट भी तकरीबन सेम होता है। यानी इनके अंदर हम क्या करते हैं, उनके अंदर भी हम पीसीआई करते हैं, जो इन्फार्क्शन होता है ना, मतलब कि जो इन्फार्क्ट रिलेटेड आर्टरी होती है उसको खोलने के लिए, और ये वर्क करता है। और स्टेमी जो होता है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि उसके अंदर हम पीसीआई किस तरह का करते हैं। अगर तो कैथ लैब अवेलेबल है तो प्राइमरी पीसीआई करेंगे, अगर कैथ लैब अवेलेबल नहीं है हम थ्रोम्बोलिसिस करेंगे। अगर थ्रोम्बोलिसिस काम कर जाता है वेल एंड गुड, अगर थ्रोम्बोलिसिस से भी कोई इफेक्ट नहीं होता पेशेंट का तो फिर उसको रेस्क्यू पीसीआई करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोम्बोलिसिस। ये हाँ, थ्रोम्बोलिसिस में हमने देखा कौन कौन से दिए थे, हमने अल्टीप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए थे। स्ट्रेप्टोकाइनेज 6 मंथ्स के अंदर दूसरी बार नहीं लगाना चाहिए, मतलब हमें ना पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है कि आपको पहले कभी एमआई हुआ है तो कब हुआ था। ठीक है। वरना पेशेंट को एनाफिलेक्सिस हो जाएगा और वो फिर और की और जो है ना चीज़ भर जाएगी कि एक चीज़ को क्या ठीक करना है, दूसरी चीज़ ख़राब हो गई। अच्छा, अब थ्रोम्बोलिसिस जब हम कर रहे हैं तो थ्रोम्बोलिसिस में उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, वो देख ले। आप देखें थ्रोम्बोलिसिस आप कर रहे हैं, आप उसको पहले ही जो है ना वो ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो उसका खून पतला करेगी, आसान अल्फाज में जब हम मरीज़ को समझाते हैं हम इस तरह से कह बात कर रहे हैं उससे। लेकिन मिसाल के तौर पर उसको ब्रेन का कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो या उसमें क्या होगा कि उसका दिल का दर्द तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसके ब्रेन से जो है ना वो उसको स्ट्रोक हो जाएगा और वो उससे मर जाएगा। तो अब हमने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि पेशेंट को उसके साथ और क्या चीज़ें, ये नहीं कि ठग करके ये आया पेशेंट तो सारा कुछ, उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री और बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। थ्रोम्बोलिसिस के लिए हेमरेजिक स्ट्रोक उसकी कंट्राइंडिकेशन है। ठीक है। अगर उसको हेमरेजिक स्ट्रोक है, पहले ही उसके ब्रेन से ब्लीडिंग होती है, आप दोबारा से उसकी थ्रोम्बोलिसिस कर दोगे, पेशेंट तो गया। इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक है जो भी, ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक का लेके 3 महीने के अंदर अंदर हुआ था तो फिर तो बिल्कुल नहीं देनी। हाँ, ब्रेन का ट्यूमर है तो बिल्कुल नहीं देनी। अगर कोई उसको इंटरनल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग डायस्टीसिस है तो नहीं देनी। एओर्टिक डिसेक्शन है उसको, तो वो पहले ही इतना मसला है उसको, एओर्टिक डिसेक्शन है, अगर उसको आप थ्रोम्बोलिसिस कर देंगे उसकी तो मसला काम ख़राब हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इससे। अच्छा, अब है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, कि रिलेटिव के हम इसमें सोच समझ के अगर देना चाहें तो, लेकिन नहीं देनी चाहिए। जैसे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक प्रेगनेंसी भी आती है। प्रेगनेंसी में अब ये नहीं कि अब अगर प्रेग्नेंट फीमेल और वो एमआई के साथ आई है तो बिल्कुल ही उसको छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि तुम पागल हो जाओ, जो मर्जी है, हमने तुम्हारा कोई इलाज नहीं करना। लेकिन उसके अंदर ये कि हमने उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा। बहरहाल अब जैसे मेजर सर्जरी हुई है 3 हफ्ते पहले, तो ब्लीडिंग का तो पहले ही चांस रिस्क है उसके अंदर, तो उसकी थ्रोम्बोलिसिस करना मुश्किल है। मेजर हेड ट्रॉमा है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उसके अंदर भी ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है। या उसने कोई ओरल एंटीकोगुलेंट जो है वो यूज़ करता है तो ये पेशेंट भी जो है वो रिस्क पे है कि इसकी ब्लीडिंग होगी। अगर वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का पेशेंट है या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक उसको 6 महीने में हुआ है। ठीक है।